भोपालगंज गांव के जंगल में पीलू का केलों का खेत था और वो केले सप्लाई करने का काम किया करती थी। इस बार केले की फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया इसकी बिक्री होगी। मुझे तो 2 ट्रक और खरीदने पड़ेंगे और तो और खेत की रखवाली के लिए भी नया चौकीदार लगेगा। उसके पास हरिया काका चौकीदारी करता था। हरिया काका की उम्र हो चुकी थी। हरिया, तुमने मेरे लिए बहुत साल काम किया है, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब तुम चौकीदारी का नौकरी के लायक नहीं रहे। अब तुम घर में ही आराम करो, मैं नया चौकीदार रख लूंगी। अरे पीलू मैडम, नया क्यों? मेरा लड़का बंटी है ना, उसको आप चौकीदार बना लो। पर आप तो कहते थे कि वो मोबाइल में ही खेल खेलता रहता है। हाँ, कुछ काम करेगा तो मोबाइल भी छूट जाएगी। फिर पीलू तैयार हो जाती है और हरिया घर आकर अपने बेटे से मिलवाता है। बंटी अभी भी फोन में ही खेल खेल रहा था। अरे नालायक, दिन भर फोन में ही घुसा रहता है। मेरी बात सुन, मैं अब नौकरी से निकाला गया हूँ और तुझे चौकीदार की नौकरी में लगाया हूँ, पीलू मैडम के केले के खेत में। अरे पिताजी, मैं चौकीदारी नहीं कर सकता, मुझे गेम खेलना है। तुझे अब से मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं मिलेंगे, खुद कमा और खुद रिचार्ज करना। एक तू है, इतना बड़ा हो गया है और मोबाइल गेम खेलता रहता है, और एक पीलू मैडम है जो इतनी कम उम्र में पूरा कारोबार संभाल के रखी हुई है। अरे पिताजी, ताने मारना बंद करो, मैं नौकरी कर लूँगा। फिर बंटी पीलू के खेत में जाता है। सुनो, तुम्हें पूरे खेत की निगरानी करनी है, एक भी केला चोरी ना होने पाए। और हाँ, तुम जब ड्यूटी पर रहोगे उतने समय तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना है। कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बंटी हाँ में हाँ मिलाता है और ड्यूटी करने लगता है, लेकिन जल्द ही बोर हो जाता है। अरे ये कैसी बोरिंग नौकरी है, केले ही तो है, कोई 1-2 ले गया तो क्या। मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं केले में ही मोबाइल डाल देता हूँ, मैडम को पता नहीं चलेगा और मैं केले में गेम खेला करूँगा। ऐसे ही एक दिन पीलू उसे देखती है। अरे तुम हर समय ये केला क्यों देखते रहते हो? तुम्हें केले के खेत की निगरानी करनी है, केले की नहीं। अब वो मैडम, ये केला मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाता है। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है और इसका फायदा उठाकर बंटी गेम खेलता रहता है और उसके पीछे से चोर केले चुरा कर ले जाते थे। एक दिन अचानक से पीलू उसको केले से बात करते हुए देखती है। ये पागल हो गया है क्या? केले से बात कर रहा है, लगता है इसने केले में मोबाइल छुपा कर रखा हुआ है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे दोस्त, मैं यहाँ मजे से केले में मोबाइल छुपाया हुआ हूँ और कुछ केले चोरी भी हो गए तो किसको पता चलता है। पीलू तुरंत जाकर बंटी को पकड़ लेती है और उसे केला फोन छीन लेती है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम केले में फोन लगाकर बकवास कर रहे हो। अब तुम यहाँ खेती करोगे और जितने केले चोरी हुए हैं उतने पेड़ उगाकर मेरे नुकसान की भरपाई करोगे, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। पीलू मैडम, मुझे माफ कर दो, मेरी पिताजी इतने ईमानदार थे और मैं नालायक निकला। अब से मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ये सुनकर बंटी शर्मिंदा हो जाता है। वो पीलू से माफी मांगता है और ईमानदारी से खेती करता है और पीलू को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करता है। फिर पीलू को उसकी फसल से फायदा होता है और बंटी को ईमानदारी का सबक मिलता है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी।
बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है, कहाँ से करवाई हो? ऐसे पिंकी कहती है। हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ऐसे लड़का कहता है। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको बहुत बधाई हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरे सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे ये कार कैसी खराब हो गई? मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को इतने कम रुपये? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से
वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है। बालापुर में टिल्लू चिड़ा एक गरीब नाई था। वो लोगों का हेयर कट करता था और पैसे कमाकर घर चलाता था। टिल्लू अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे शहर जाकर कोई कारोबार करना था। एक दिन टिल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हम खानदानी हेयर कट कर रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी इसी काम को करते हुए कमाए हैं। अब तू ही है जो ये बात नहीं समझता। मैं कितने दिन हूँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। ये ले, ये है वो कैंची जिसे हम सब कटिंग करते थे। ये रख और काम कर। क्या पिताजी, आपको जायदाद के नाम पर ये कैंची ही मिली थी? पता नहीं आप मुझे कभी समझ पाएंगे कि नहीं। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस कैंची को नहीं इस्तेमाल करूँगा। अरे, आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इनकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चला है। आप इनसे माफी मांगिए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। इसके बाद कुछ दिनों में ही टिल्लू परलोक सिधार जाता है। ये लीजिए पिताजी की कैंची, अब इससे काम शुरू कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी का हेयर कट नहीं करूँगा। तो फिर आप अपने पिताजी को दिया वचन नहीं निभाओगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं काम करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर इस कैंची का इस्तेमाल करो और काम करो। बंटी जबरदस्ती लोगों की हेयर कटिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इस वजह से गड़बड़ हेयर कट करने लगता है। लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक दिन परेशान होकर बंटी जंगल में जा रहा था। तभी उसको साधु दिखते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। बंटी उन्हें कुछ सेब खिला देता है। साधु जी, मेरा काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बंटी अपनी हेयर कटिंग की दुकान में जाता है और लोगों की कटिंग करने के लिए जैसे ही अपने पिताजी की कैंची उठाता है, वो कैंची साधु के आशीर्वाद से अपने आप हेयर कटिंग करने लगती है और जल्दी ही वो बहुत फेमस हो जाता है। वाह जी, आप तो बहुत ही कमाल के काम करने लगे हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम जानती हो पीलू, ये साधु महाराज के आशीर्वाद से हुई है। अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे। वाह जी! और बंटी एक बड़ी सी घर ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े हीरो उसके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आने लगते हैं। पीलू, तुमने मुझे आलसी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का हेयर कटिंग का काम नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। बड़ों का कहना मानना चाहिए जी, आपने भी वही किया। इस तरह से पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी चिड़िया बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है।
अरे वो टिल्लू कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी तोती के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी, आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात। लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी सी पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है,
काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। कालकपुर गांव के जंगल में बबलू टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। पीलू और बबलू भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके पूजा करते थे और सुबह शाम उन्हीं के नाम का जाप करते थे। लेकिन गरीबी के कारण बबलू तो एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे, लेकिन उसकी ये मेहनत कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो हर समय उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। ये ओवर टाइम करके अमीर हो जाएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे तो बहुत चिंता रहती है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो रहेगी ना। जब अपने बच्चे होंगे उसके बाद उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्चा, थोड़े दिनों की बात है, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रहे हैं जी, भगवान श्री विष्णु जी ही हमें संभाल कर रखे हैं, हमें तो उनका नाम जपते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू मेहनत करता था तो उसको ज्यादा लोग जानने लगे थे। ओवर टाइम में भी मुनाफा होने लगा। कालू इसे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चकाना ही होगा, बहुत कमा रहा है ये आजकल। ऐसा सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है
और उसकी टैक्सी को चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो उसकी टैक्सी नहीं दिखती है। पीलू दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिया हुआ टैक्सी लोन भी चुकाना बाकी है। हमें अब कुछ और रास्ता तलाशना होगा। सब श्री विष्णु जी की लीला है, उनकी जैसी मर्जी। हमें अपनी भक्ति में जरा सी भी कमी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें भगवान की कृपा पर शक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीलू और बबलू मजदूरी करने लगते हैं। कालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। और कर दिन रात मेहनत। बबलू मुश्किल से मकान मालिक को किराया देता है, बैंक वालों का लोन चुकाता है। ऐसे ही ज्यादा मेहनत करने से दोनों पति पत्नी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे श्री विष्णु, अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? हमें माफ कर दीजिए भगवान। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम दुखी मत हो। तुम्हें बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं अब खत्म कर दूंगा। तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। मैं तुम्हारे दोस्त हरिया के जरिए तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अगले दिन बबलू का दोस्त हरिया उसे अपने गैरेज में बुलाता है। बबलू, पीलू भाभी, मेरे पास पुरानी टैक्सी है। मैं अभी एक नई तकनीक सीख के आया हूँ। जैसे पुरानी गाड़ियों को जोड़कर उन्हें काम में लाया जा सकता है। मैं डबल टैक्सी तैयार कर दूंगा। हरिया भाई, मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकूंगा? मैंने पैसे कहाँ मांगे बबलू भाई, तुम टैक्सी चलाओ और जब करोड़पति बन जाओ तो पैसे दे देना। तो पीलू बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। भगवान विष्णु आपको हमेशा खुश रखे। जी भाभी, देखो बबलू डबल टैक्सी से डबल सवारी मिलेगी, मतलब एक ही बार में डबल कमाई। अब तुम्हें डबल शिफ्ट नहीं करने की जरूरत होगी। फिर हरिया डबल टैक्सी बनाता है और बबलू टैक्सी को ले जाकर जंगल में चलाने लगता है। ये देखकर कालू दंग रह जाता है। बबलू की डबल टैक्सी में बहुत सारी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, देखो विष्णु भगवान जी ने कैसे हमें मुसीबत से बाहर निकाल दिए हैं। जी, हमारे तो वही सहारा है। अब उनकी सेवा और अच्छे से किया करेंगे। उनकी सुख में ही हमारा सुख है। लेकिन हमारी टैक्सी किसने चुराई होगी? मैंने चुराई थी टैक्सी। अब मैं तुम्हारी डबल टैक्सी में आग लगा दूंगा। ऐसे कालू बोलता है। लेकिन कालू जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का गधा उसे जोर से मारता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। जय भगवान विष्णु जी की। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक बेटा होता है जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ। अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ,
लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है।